गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अंतराल मापनी। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे मापनियाँ, मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर। तो हमने आपको 4 स्तर बताए थे। पहला था हमारा नामित या वर्गीकृत मापनी। ये हम विस्तार से पढ़ चुके थे। नामित और वर्गीकृत मापनी यानी जिसमें छात्रों का मूल्यांकन किसी नाम, चिन्ह, अंक, विशेष पहचान के द्वारा किया जाए, वर्गीकरण किया जाए। दूसरा था हमारा क्रमिक मापनी। जिसमें मापन करते समय एक क्रम में सभी व्यक्तियों को व्यवस्थित किया जा सके, मापन का आधार एक क्रम में सुव्यवस्थित हो। ये मैंने 4 विधियों से आपको बताया था, श्रेणीवाद, पदांक, क्रमिक, ये सब मैंने आपको इसमें बताया था। अब है तीसरा हमारा अंतराल मापनी। तीसरा है हमारा अंतराल मापनी। देखिए, अंतराल मापनी इन दोनों के परिणामों पर ही आधारित होती है, यानी इस मापनी का प्रयोग इन दोनों के से प्राप्त परिणामों के आधार पर ही किया जाता है। अंतराल यानी अंतर ज्ञात करना, यानी 2 के बीच में अंतर बताना, ये सभी चीज अंतराल मापनी के अंतर्गत आती हैं। अंतर की मात्रा का ज्ञान इस मापनी के द्वारा होता है हमें। इस प्रकार की मापनी के द्वारा मापी गई विशेषताओं के आधार पर हम अंतर की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इन मापनियों द्वारा अपेक्षाकृत शुद्ध, विस्तृत और विकसित और विस्तृत, शुद्ध, विकसित और विस्तृत परिणाम हमें अंतराल मापनी के द्वारा प्राप्त होते हैं। यह उपयुक्त दोनों के गुणों पर आधारित है। इसमें शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार की मापनी का बहुत अधिक महत्व है। क्यों है महत्व, आप देखिए, अभी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इस प्रकार का महत्व क्यों है। क्योंकि इस विधि में मापन एक तो ये शुद्ध होती है, इन सबसे यह क्या होती है, शुद्ध होती है, अधिक विकसित है और विस्तृत है। और इस प्रकार की मापनी में मापन की इकाई समान और स्थित होती है। मापन की इकाई इसमें कैसी होती है, समान होती है और स्थिर होती है, यानी उनमें कोई बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मापन की इकाइयों में किस मापनी के अंतर्गत, अंतराल मापनी के अंतर्गत जो मापन की इकाई है वह समान होती है और स्थिर होती है, उनमें बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह शुद्ध होते हैं। यह पूर्ण रूप से विकसित है और पूर्ण रूप से विस्तृत है। इसलिए यह मापन समान अंतराल मापन भी कहलाता है। इस प्रकार की देखिए, इसमें मापन की इकाई समान होती है, इसलिए यह समान अंतराल मापन भी कहलाता है। समान अंतराल मापन भी कहलाता है। कैसा कहलाता है, समान अंतराल मापन भी कहलाता है। चूंकि इस प्रकार के मापन में कोई स्थायी शून्य बिंदु, वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता, अर्थात यह सापेक्षिक मापनी कहलाती है। मैंने पहले बताया था आपको सापेक्षिक मापनी के विषय में। कैसी कहलाती है ये,
सापेक्षिक मापनी कहलाती है जिसमें कोई निर्धारित शून्य बिंदु नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था निरपेक्ष में तो क्या होता है, ये निर्धारित शून्य बिंदु होता है। हम किसी टेबल की लंबाई नापेंगे तो शून्य से स्टार्ट करेंगे और वहां तक है। अगर हमारा स्केल शून्य पर ही जाकर खत्म हो जाता है, इट मीन्स उसकी कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई शून्य बिंदु नहीं होता है, इसे हम शून्य बिंदु प्रदान नहीं कर सकते। कैसे, यानी यह निरपेक्ष नहीं है, यह सापेक्षिक मापनी के अंतर्गत आती है। कैसे नहीं होता है निर्धारित शून्य बिंदु, आप देखिए, आपने कभी आपको फीवर तो आया होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बीमार पड़ो, लेकिन कोई फीवर तो आता ही है, नॉर्मल सी बात है, फीवर आया होगा। अब फीवर में हम प्रयोग करते हैं अपने शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए एक थर्मामीटर का। थर्मामीटर का हम प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर में आपने देखा होगा उसमें फिक्स होता है 94 डिग्री से और 100 से ऊपर, 94 डिग्री से और 100 के भी 108 तक का अंक उसमें अंकित होते हैं। कितने? 94 से 108 डिग्री तक अंक अंकित होते हैं। अब हमारा टेम्परेचर, अगर हमें टेम्परेचर है तो वह इसके बीच में आके रुकेगा 99 पे, 100 पे, 101 पे, 102 पे, इस पे जाके रुकेगा। अगर हमारा टेम्परेचर नहीं है तो ये नहीं बताएगा कि आपका शरीर का टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री है। शरीर का टेम्परेचर कभी 0 डिग्री होता ही नहीं है, जीवित इंसान के शरीर का टेम्परेचर कभी 0 डिग्री होता ही नहीं है। तो इसलिए 94 से स्टार्ट है कि कम से कम शरीर का टेम्परेचर इतना तो रहेगा। इसलिए कहा गया है कि इसमें कोई निर्धारित शून्य बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो क्या है, उसे फीवर की शिकायत है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और कम हो रहा है तो मतलब बिल्कुल उसमें लो है, हम कह देते हैं बीपी लो है या कमी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसको टेम्परेचर है ही नहीं। तो इस प्रकार के जो बिंदु अंकित होते हैं वह, अगर तापमान केवल 94 डिग्री है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तापमान की मात्रा शून्य है, यह शून्य अंक प्रदान नहीं करता है। इसलिए यह सापेक्षिक मापन के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार का मापन करने के लिए अंतराल मापनी का प्रयोग किया जाता है। इसके मापन की इकाई समान होती है और स्थिर होती है, इसे बदला नहीं जा सकता, बार बार परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे समान अंतराल मापनी भी कहा जाता है। चूँकि इसमें शून्य बिंदु मापन नहीं होता है इसलिए सापेक्षिक मापनी के अंतर्गत आता है। यह इसका जो स्थायी वास्तविक शून्य बिंदु इसमें नहीं होता है। सोचती हूँ आपके समझ में आ गया होगा अंतराल मापनी का प्रयोग, कि इसमें समान और इसका जो मापन की इकाई है वह एक समान स्तर पर होती है और स्थिरता लिए हुए होती है। कोई थर्मामीटर ऐसा नहीं होता कि आपका टेम्परेचर 99 डिग्री है और वह आपको 97 डिग्री प्रदर्शित करे, स्थिर है, उसमें जैसा आपका टेम्परेचर होगा वैसा ही वह बताएगा। अगली विधि है हमारी मापन की अनुपात मापन। चौथी है ये हमारी, पहली थी नामिक मापन, वर्गीकृत मापन, दूसरी थी हमारी क्रमिक मापन, तीसरी थी अंतराल और चौथी है हमारी अनुपात मापन। अनुपात मापनियाँ देखिए क्रमिक मापनी और या अंतराल मापनियों की अपेक्षा अधिक विकसित मापनियाँ हैं। पहले वाली मापनियों की अपेक्षा ये क्या है, अधिक विकसित है। यह अधिक विकसित है। पहले वाली जो अंतराल मापनी थी हमारी, जो हमारी क्रमिक मापनी थी, उनसे ज़्यादा अधिक विकसित परिणाम प्राप्त होते हैं। यह अधिक विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ भी है। यह क्यों है अधिक विकसित, यह विश्वसनीय है और वस्तुनिष्ठ भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी मापन जब तक
सफल नहीं होता जब तक उसमें विश्वसनीयता विद्वान नहीं हो और वस्तुनिष्ठता विद्वान नहीं हो। जैसा छात्र जो छात्र जैसा लिखता है उसे उसकी योग्यता के अनुसार ही अंक प्रदान करने चाहिए। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, भिन्न भिन्न परीक्षकों की उसका एक ही आंसर होना चाहिए, एक ही रिजल्ट उसके बारे में होना चाहिए, एक ही घोषणा उसके बारे में होनी चाहिए। तो यह है अधिक विश्वसनीय, वह भी है और वस्तुनिष्ठ भी है। यह पूर्ण रूप से व्यक्तिक मापन है। पूर्ण रूप से व्यक्तिक मापनियां हैं ये। कौन सी? अनुपात मापन पूर्ण रूप से व्यक्तिक मापनियां हैं। इन मापनियों में समान अंतराल के साथ साथ, देखिए ध्यान रखना, समान अंतराल के साथ साथ वास्तविक शून्य बिंदु होता है। समान अंतराल के साथ साथ वास्तविक शून्य बिंदु होता है। जबकि अंतराल मापनी में मैंने क्या बताया था? अंतराल मापनी में बताया था मैंने कि कोई शून्य बिंदु नहीं होता। शून्य बिंदु नहीं होने का तात्पर्य क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसकी, जैसे हम कहें वास्तविक शून्य बिंदु में तो ये है कि इसकी लंबाई हमने नापी और हमारा स्केल 0 पे आके रुक जाता है, 0 से आगे ही नहीं बढ़ता है, तो इट मीन्स ये है वास्तविक शून्य बिंदु को रखता है। इसकी ना तो कोई लंबाई है ना ही इसकी कोई चौड़ाई है, इसमें कुछ भी विद्यमान नहीं है। यह बिना आयतन की चीज है, बिना आयतन की वस्तु है। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी 0 अंतराल मापनी में था कि अगर कोई विद्यार्थी 0% अंक प्राप्त करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मानसिक स्तर विद्यमान नहीं है। अंतराल मापनी का मतलब है उसमें हम उसको शून्य से प्रदर्शित नहीं कर सकते, हम उसे फेल या पास कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अंतराल मापनी में कि उसमें किसी प्रकार की कोई बुद्धि ही नहीं है, उसका कोई बौद्धिक स्तर नहीं है। हो सकता है हमने जिस मापनी का प्रयोग किया है उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार का मापन कर रहे हैं उस क्षेत्र में वह नगण्य हो, उस क्षेत्र में वह कम बौद्धिक स्तर रखता हो, लेकिन उसे शून्य की दृष्टि से नहीं देख सकते। लेकिन अनुपात मापन में क्या होता है, यह समान अंतराल इकाई रहती है, इसकी समान अंतराल के साथ साथ यह वास्तविक शून्य बिंदु को भी प्रदर्शित करता है। कैसे? देखिए भौतिक शास्त्र में कई सारे वास्तविक शून्य, कई सारे भौतिक शास्त्र में कई सारे इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, उपकरण काम में आते हैं, जिनमें सेंटीग्रेड है, थर्मामीटर, फारेनहाइट, सेंटीग्रेड, मीटर, फारेनहाइट आदि इस प्रकार के स्केल भौतिक शास्त्र में पाए जाते हैं। इस अनुपात मापनी, वर्गीकृत मापनी, क्रमिक मापनी अंतराल मापन से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें मापन के सभी आवश्यक गुण पाए जाते हैं। इसी कारण से इस मापनी को सर्वश्रेष्ठ मापनी कहा जाता है। यानी इसमें जो यह मापनी, ये इस प्रकार का मापन तीनों प्रकार के मापनों से श्रेष्ठ होता है, इसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ होता है। इसका उदाहरण भौतिक शास्त्र में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट है, सेंटीग्रेड, मीटर, फारेनहाइट, ये सभी चीज़ें, स्केल, ये सभी चीज़ें इसके उदाहरण हैं। इनके द्वारा वास्तविक शून्य बिंदु का हमें ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में यह कि किस प्रकार का आयतन लिए हुए हो। शून्य बिंदु ही मापनी का प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। लंबाई का मापन शून्य बिंदु से ही, हम किसी कपड़े की लंबाई नापते हैं, किसी टेबल की लंबाई मापते हैं,
तो हमें पता, हम शून्य से ही इसे शुरू करते हैं। तो यह इस प्रकार से अनुपात मापनी के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार में इस मापन में उपयुक्त तो तीनों प्रकार के मापनियों के गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह समान अंतराल मापन भी होता है, समान अंतराल भी इसमें विद्यमान होता है, और शेष सभी वास्तविक शून्य बिंदु भी इसमें विद्यमान होता है। इसमें सभी प्रकार के मापनों के गुण आवश्यक रूप से विद्यमान होते हैं। अगला है हमारा निर्धारण मापनी के विविध रूप। निर्धारण मापनियों के विविध रूप अगला है इसमें हमारा टॉपिक, निर्धारण मापनी के विविध रूप। देखिए, निर्धारण मापनी अनेक प्रकार की हो सकती हैं। अभी हमारे समझ में आ गया होगा आपके कि मापन क्या है, मापन की विशेषताएं, मापन क्यों काम में लिया जाता है, मापन के लिए किन किन मापनियों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी मापनियां अपनी जगह सही हैं, कौन कौन सी के परिणाम परिशुद्ध होते हैं, स्पष्ट होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब हम आते हैं निर्धारण मापनी के विविध रूप। देखिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न निर्धारण मापनियों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश ये देखिए, चेक लिस्ट, ग्राफिक, चेकलिस्ट, ग्राफिक, क्रमिक मापनी, स्थानिक मापनी, इन सब का प्रयोग हम अपने मापन के लिए करते हैं। भाई ये चयन मापनी, इन सब मापनियों का प्रयोग निर्धारण मापनी के अंतर्गत करते हैं। और एक एक को पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है हमारा चेक लिस्ट। जब किसी व्यक्ति में गुण की उपस्थिति अनुपस्थिति का ज्ञान कराना होता है तब वह चेक लिस्ट का प्रयोग करता है। देखिए, आपने एक तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाए थे वस्तुनिष्ठ में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चेक लिस्ट। चेकलिस्ट मापनी में आपने चेक, जनरल सी बात है, चेक मतलब जांचना, टिक करना। आपने वस्तुनिष्ठ प्रणाली में पढ़े थे सत्य और असत्य पढ़े थे। चेक बॉक्स जैसे बोलते हैं, ये चेक किया जाता है चेक बॉक्स के अंतर्गत। इसके माध्यम से, चेक लिस्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति में गुण की अनुपस्थिति, इसके द्वारा किसी व्यक्ति में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान प्राप्त करना। इसके द्वारा, चेकलिस्ट क्या है? इसके द्वारा किसी व्यक्ति में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का गुण है, ये गुण उसमें है या नहीं है, सही है या गलत है, इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया जाए, वहाँ चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। चेकलिस्ट में कुछ कथन दिए हुए होते हैं, कुछ सेंटेंस दिए होते हैं, हाँ या ना, इसके बारे में हमें जवाब देना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन में हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर को, सही आंसर को टिक कर देते हैं। तो यही है, किसी व्यक्ति में जो गुण, हम सेंटेंस दे देते हैं किसी व्यक्ति में कि हाँ वह राम एक सज्जन व्यक्ति है, तो इसमें हम दे देते हैं उपस्थित सज्जन व्यक्ति है या नहीं है। और तो इसमें किसी व्यक्ति में
गुण की पहचान की जाती है, उसके व्यवहार की पहचान की जाती है कि वास्तव में उसके विषय में हम क्या सोचते हैं, क्या सोचना चाहिए। निर्णायक को कथन के सही और गलत होने की स्थिति को सही या गलत चिन्ह लगाकर बताना होता है। निर्णायकों के उत्तरों के आधार पर व्यक्ति में मौजूद गुण की मात्रा का पता लग जाता है। हम कहते हैं राम का स्वभाव बहुत सरल है, उसे क्रोध नहीं आता है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें लिख दी। राम का स्वभाव बहुत सरल है, उसे कभी क्रोध नहीं। 2-3 सेंटेंस हमने बता दिए। अब अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति, आप राम को जानते हो तो वो ये टिक करेगा हाँ स्वभाव सरल है, उसे कभी क्रोध नहीं आता है, वह रिश्वत नहीं लेता है, वह कभी रिश्वत नहीं लेता है। अगर आपने इसमें तीनों पे टिक करना होता है बालक को, परीक्षक को, तो वह टिक करता है। तो इसके विषय में हम एक धारणा बना लेते हैं कि राम सीधा सरल स्वभाव का एक ईमानदार व्यक्ति है। क्या धारणा बना ली हमने? बहुत सरल, सीधा स्वभाव का विनम्र और ईमानदार व्यक्ति है। यह हम किसी व्यक्ति के विषय में घोषणा करने के लिए, किसी व्यक्ति के गुणों का पता लगाने के लिए, उसमें अच्छे गुण विद्यमान हैं या नहीं है, उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए हम चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा आंकिक मापनी। आंकिक मापनी, देखिए मापनियाँ बहुत प्रकार की होती है। एग्जाम आपने दिए होंगे, रीजनिंग का एग्जाम आपने दिया होगा, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा आंकिक मापनी। आंकिक मापनी, न्यूमेरिकल मापनी, यानी इसमें तो हमने क्या किया था, हाँ या ना में उत्तर दिए थे। चेकलिस्ट में तो हमने हाँ या ना या चिन्ह, इसके रूप में हमने उत्तर दिए थे। लेकिन इस प्रकार की मापनी में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की मापनी में अंकों के आधार पर उत्तर देने होते हैं। अंकों के आधार पर उत्तर देने होते हैं। जैसे हमने निर्धारण कर दिया, क्या राम प्रश्न है हमारा, ईमानदार व्यक्ति है। क्या राम ईमानदार व्यक्ति है। अब इसमें हाँ या नाम नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमने स्केल निर्धारित कर दिया 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे श्रेष्ठ ये है। निम्न स्तर कौन सा है, ये है। आपको अपनी तर्क शक्ति के आधार पर इनके अंक बताने हैं कि आपने सपोज करो बता दिया 1 नंबर, तो यानी कि वह श्रेष्ठ है, राम ईमानदार है। आपने बताया 5 नंबर, इसका मतलब क्या है 5 नंबर का, कि राम वास्तव में ईमानदार व्यक्ति नहीं है। तो अंकों के आधार पर इसमें मापन किया जाता है। इसमें उत्तरदाता की सहमति असहमति की परीक्षा अंकों के आधार पर होती है, और अंकों के आधार पर होती है। फिर दूसरी बात, किसी दूसरे व्यक्ति ने इसको मार्क्स दिए 3 और इसने दे दिया 1, किसी दूसरे व्यक्ति ने। इन सब का अब निर्णय कैसे होगा, इन सब का हम योग कर लेंगे। ये क्या है 4 और ये क्या है 6, किसी दूसरे ने बताया इसको,
तो इस आधार पर जिसके अंक ज़्यादा होंगे हम उस आधार पर इसका निर्णय कर लेंगे कि वास्तव में राम ईमानदार व्यक्ति है या नहीं है। उसके आधार पर हम अंकों का योग करके गुण की मात्रा को जान लिया जाता है, इसमें किसने उसको कितने अंक प्रदान किए हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी आंकिक मापनी। इसमें हमने पहला पढ़ लिया था चेकलिस्ट, दूसरा पढ़ लिया था आंकिक मापनी, अब तीसरा है हमारा ग्राफिक मापनी। तीसरा है हमारा ग्राफिक मापनी। इस ग्राफ में नाम से स्पष्ट है ग्राफिक का हमारे कि ग्राफ के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाए, ग्राफ चित्र डायग्राम के द्वारा जिसका मापन किया जाए, जिसका प्रदर्शन किया जाए। यह अंकिक मापनी के समान ही होती है। वैसे तो इसमें सहमति या असहमति की सीमाओं को कुछ बिंदुओं से करके एक क्षैतिज रेखा से प्रकट करते हैं जो सहमति असहमति के दो छोरों को बताती है। निशान लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे अभी अब मैंने बताया कि राम ईमानदार है, उसको हमने 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए थे और इनमें से हम अपनी भूमिका बता रहे थे, अपने निर्णय दे रहे थे। लेकिन ग्राफिक मापनी करती है, इसमें एक रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्राफ के रूप में उसका, और इसमें कुछ पैमाने निर्धारित होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, निम्न। ठीक है, इस आधार पर ऐसे ही इसमें निर्धारित होते हैं। 2-3 व्यक्तियों ने ऐसे कर दिया, इसमें आपने टिक कर दिया, इस पे ये आपने लगा दिया, बहुत अच्छा, किसी ने लगाया अच्छा। तो इस प्रकार ग्राफिकल आधार पर हम इसका व्यक्ति के गुणों का मापन करते हैं। किसमें? ग्राफिक मापने के अंतर्गत उनकी रेखाओं के माध्यम से उनकी विषय में सहमति और असहमति का ज्ञान हम कर पाते हैं। उनमें निशानों की स्थिति के अनुसार हम गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। अब है हमारा क्रमिक मापनी। निर्धारण मापनी के अंतर्गत अगला है हमारा क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी में क्या है? किसी गुण की मात्रा के विषय में जानकारी लेकर अनेक उपगुणों को कराया जाता है। व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा के आधार पर इन गुणों को क्रमबद्ध कराया जाता है। अगला है हमारा क्रमिक मापनी। इसमें इनकी सहमति असहमति ना लेकर उत्तरदाताओं की, उसमें व्यक्ति में उपस्थित गुणों को क्रमबद्ध कराया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा गुण विद्यमान है, इसमें ऐसे कहें सबसे ज़्यादा कौन सा गुण विद्यमान है। सबसे ज़्यादा कौन सा गुण विद्यमान है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। 3-4 व्यक्तियों ने उसके विषय में लिखा और सबसे ज़्यादा जिस गुण के विषय में लिखा तो हम उसके विषय में स्पष्ट घोषणा कर देते हैं कि हाँ यह व्यक्ति ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है। यह क्रमबद्ध उसमें गुणों को लिखा जाता है और उसका प्रदर्शन किया जाता है। क्रमिक मापनी के अंतर्गत एक क्रम प्रदान कर दिया जाता है। एक व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा के आधार पर कि सबसे ज़्यादा कौन सा गुण है, उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा है, इस प्रकार उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। अब है हमारा स्थानिक मापनी। अगला है हमारा स्थानिक मापनी। स्थानिक मापनी में देखिए क्या होता है, इसमें विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानिक मापनी में क्या होता है, इसमें विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, कथनों को किसी समूह विशेष के संदर्भ में स्थान सूचक मान, दशांक, शतांक आदि प्रदान कर दिए जाते हैं। यानी स्थान सूचक मान प्रदान कर दिए जाते हैं कि इसमें 10% ये है, 20% ये है,
ऐसे स्थान सूचक मान इसमें प्रदान कर दिए जाते हैं किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों के आधार पर। तो इस आधार पर और अगला है हमारा बाह्य चयन मापनी। बाह्य चयन मापनी में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 या 2 से अधिक उत्तर होते हैं और व्यक्ति को इनमें से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है। तो छठवा है हमारा बाह्य चयन मापनी। बाह्य चयन मापनी में प्रत्येक प्रश्न के 2 या 2 से अधिक उत्तर होते हैं, जैसे है, नहीं है, आंशिक, शून्य। ये ऐसे 2 या 2 से अधिक उत्तर होते हैं और उसमें से हमें एक का चयन करना होता है। उस चयन के आधार पर, उस सिलेक्शन के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति के विषय में घोषणा करते हैं। इस बाध्य चयन मापनी, बाध्य चयन मापनी, बाध्य चयन मापनी। तो इस बाध्य चयन मापनी का मतलब यही है कि इसमें हम व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक उत्तर होते हैं, उनमें से किसी एक उत्तर का चयन अवश्य करते हैं। तो निर्धारण मापनी के विविध रूप के अंतर्गत हमने देखा, एक तो है चेकलिस्ट सबसे पहला, जिसमें हाँ और ना का उत्तर देते हैं। आंकिक मापनी, अंकों के आधार पर जिसमें हम मापन करते हैं। ग्राफिक मापनी, ग्राफिकली रेखाओं के आधार पर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेखाओं के आधार पर हम ग्राफिक मापन का प्रयोग करते हैं। क्रमिक मापनी, एक कोई व्यक्ति में उपस्थित गुणों को क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, संख्या के आधार पर, मात्रा के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है और उनमें से व्यक्ति को उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण का चयन करना होता है। स्थानिक मापनी, स्थानिक मापनी में स्थान सूचक अंक प्रदान कर दिए जाते हैं, जैसे शतांक, दशांक, जैसे 100 को हम कहते हैं शतांक, ऐसे। और बाध्य चयन मापनी में 2 या 2 से अधिक उत्तर में से किसी एक उत्तर का चयन किया जाता है। इस प्रकार हम निर्धारण मापनी का प्रयोग करते हैं। ये सब मापन के ही प्रकार है, मापन के ही विविध रूप है। इनका अध्ययन, इनके आधार पर हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक या मानसिक मापन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक मापन की तो हमारे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। भौतिक मापनियाँ तो अपने आप में वस्तुनिष्ठ होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं, उनके द्वारा किसी वस्तुओं का मापन आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हमें दिक्कत आती है मानसिक मापन के अंतर्गत, और मानसिक मापन में इन विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की मापनियों का, प्रमाणिक मापनियाँ बताई हैं, जिनके आधार पर हम किसी बालक का मनोवैज्ञानिक मापन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।